जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 55 आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। रिलेटिव पार्टी का टॉपिक कंप्लीट किया था, उसकी केस स्टडीज़ क्या इस चैप्टर में से किस तरह की केस स्टडीज़ पूछता है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15। चैप्टर 15 के 3 कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट चैप्टर 15 ही है ना, इसमें 3 कंसेप्ट हैं जो हमने स्टडी करने हैं। एक मिस स्टेटमेंट आज डिस्कस करेंगे, ये कंपैरेटिवली इजी इस वजह से है क्योंकि मिस स्टेटमेंट के बारे में बहुत सी बातें हमने ज़्यादातर बातें चैप्टर 2 में सीख चुके हैं। चैप्टर 2 में आपको अंदाज़ा है ना, हम वैल्यूएट करते हैं कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन। तो मिस स्टेटमेंट के बहुत से कंसेप्ट हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं, इसलिए ये वाला लेक्चर आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी होगा। लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर में जो 2 मज़ीद टॉपिक्स हैं वो है एक रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ये क्या होती है। हम रिटन फॉर्म में मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं। तो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से मैटर्स या एरियाज हैं जिनमें हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। वो एरियाज कौन कौन से हैं और किस एरिया में क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में एक एरिया में के बारे में पढ़ा था ना, रिलेटेड पार्टी कि रिलेटेड पार्टी के एरियाज में, रिलेटेड पार्टी के कंटेक्स्ट में हम क्या इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे मैनेजमेंट से। अब हम स्टडी करेंगे कि रिलेटेड पार्टी के अलावा जो अदर एरियाज हैं इनमें हमने क्या इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर जो तीसरा हिस्सा है इस चैप्टर का वो रिलेट करता है सब्सिक्वेंट इवेंट से। सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन इससे पहले हम 2-3 लेक्चर में कर चुके हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि ईयर एंड के बाद अकर होते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एडजस्टिंग है और कुछ नॉन एडजस्टिंग। और आपको याद होगा एडजस्टिंग इवेंट्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद करवाए थे। याद है वो एग्जांपल्स? वो कौन कौन सी एग्जांपल एडजस्टिंग इवेंट्स की? हाँ जी, नहीं याद, कुछ नहीं याद। हालांकि लिखवाई थी, 3-4 दफ़ा बताया है और लिखवाई भी थी, फिर भी याद। कितने स्टूडेंट्स को याद है एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल? ये हाल है हमारा, बल्कि मैंने एक एक लिखवाई भी थी, मुझे याद है। ऐसे ना किया करें, मैं तो सीरियस एटीट्यूड नहीं है ये। जो उस्ताद चीज़ें लिखवाए वो लिख के छोड़नी नहीं होती, वो आपने बाद में उसको याद करनी है, रिवाइज करना होता है। ठीक है, चलिए। तो 3 टॉपिक्स है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो इससे पहले हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते रहे हैं, अब हम इस चैप्टर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15, 3 हिस्से हैं। मिस स्टेटमेंट, फिर उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन और सब्सिक्वेंट इवेंट, 3 हिस्से हैं। आज हम मिस स्टेटमेंट स्टडी करेंगे, डन। लेकिन उससे पहले रिलेटेड पार्टी का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में, उस टॉपिक के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन असाइनमेंट मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए, शाबाश। चलिए आइए, तो ओवरऑल बताइए कि क्या केस स्टडीज को पढ़ के आप इशू आइडेंटिफाई कर लेते हैं? इशू क्या है? बड़ा प्रॉब्लम ये है, मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स को इशू, रेलिवेंट इशू आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आई, कि जहन में कुछ आया कि ये और कोई और केस है, कोई और सिचुएशन है, असल में कोई और सिचुएशन थी। ये तकरीबन सबने आइडेंटिफाई, ओके। और फिर उस जो भी इशू आपने आइडेंटिफाई किया उससे रिलेटेड प्रोसीजर भी आपके जहन में आगे क्या लिखने हैं, ओके। अच्छा, अब कुछ उसमें 1-2 प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको शायद। एक प्रॉब्लम तो ये आई होगी कि अगर किसी केस स्टडी के अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं तो सॉल्यूशन में अलग अलग डिस्कशन करने की बजाय हेडिंग दे के सारे प्रोसीजर को इकट्ठा कर दिया गया हो। ऐसा ही है, ये मैंने आपको बताया आई कैप का स्टाइल है। इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रोसीजर जो हैं वो मैच होने चाहिए, क्लासिफिकेशन या सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आपने क्या करना है, अलग अलग करना है, यानी जो जिस रिस्क के प्रोसीजर है उसको अलग करना। ठीक है, तो हेडिंग देना या ना देना इससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। दूसरी चीज मुझे बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोसीजर एज इट इज लिख दिए जो याद किए हुए थे, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिचुएशन के लिहाज से उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया। जैसे जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, स्पेसिफिक पार्टीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है स्पेसिफिक जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी, उनके ऊपर कमेंट किया। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने कमेंट? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी
बहुत से स्टूडेंट्स ने जनरल प्रोसीजर लिख दिए होंगे। मैं वैसे वैल्यूएट नहीं कर रहा, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं पूछ रहा, सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए पूछ रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोसीजर की बजाय उन्होंने जनरल प्रोसीजर लिख दिए थे। जरा बताइए। हाँ जी, चंद देखते हैं। तो हमने कोशिश करनी है बाइंदा क्या करें, हम सिचुएशन के लिहाज से स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखें। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे जहन में रिस्क कोई और था और उसने प्रोसीजर कोई और लिखे, ऐसा तो नहीं था। ओके चलिए। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए, आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। केस स्टडी करते हुए मेजर प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़े, जैसे कल की जो आपको होम असाइनमेंट दी, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस होम से इन केस स्टडीज के अंदर आपको सबसे मुश्किल क्या चीज़ लगी, तो क्या चीज़ लगी? अच्छा, इनका कहना ये है कि जब केस स्टडी पढ़ते हैं हम तो ऐसे लगता है कि जैसे बज़ाहिर सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर उसमें उसने इश्यूज आइडेंटिफाई किए होते हैं। ठीक है, देखें किसी भी टॉपिक के स्टार्ट में ऐसा होता है, ये नेचुरल है। अब मेरा अगला सवाल आपसे, जब इश्यूज आइडेंटिफाई उसने सॉल्यूशन में किए होते हैं, क्या आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से इशू आइडेंटिफाई किए? पहला सवाल, ये पता चल जाता है। ओके, और आइंदा अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रिपीट हो तो क्या आप वो इशू जो उसने एड्रेस किए हैं सॉल्यूशन में, जो प्रोसीजर लिखे हैं, आप उनको लिख पाएंगे? तो इसका मतलब अगर आप उनको लिख पाएंगे तो आपका केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। याद रखिए, फर्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम गलती करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गलत चीज़ नहीं होती। हाँ, आपने उसको गलती की, फिर उसको सीखा, तो ये मकसद पूरा हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने बताया, ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी जिनके अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होगा आप कोई एक या दो इशू आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक इशू आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। आपने सबसे अहम काम क्या करना है भला? आपने सबसे अहम काम सॉल्यूशन को देख के ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से सॉल्यूशन का ये हिस्सा लिखा। क्या करना है, क्या सोचना है? क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर फर्ज करिए आपने सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया, आपने कहा यार मैंने तो कुछ और लिखा है, सॉल्यूशन में कुछ और लिखा है। मैंने चीजें लिखी हैं 6, सॉल्यूशन में लिखी हैं 10। तो आपने फिर इसके बाद क्या सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से सॉल्यूशन में उसने इस चीज को भी डिस्कस किया है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन का असाइनमेंट का मकसद पूरा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा होगा स्टार्ट में, किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट में सीखते ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली उसकी, फिर अगर ये इशू आए तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब है आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्लियर जी? चलिए आइए डिस्कशन करते हैं अब स्टार्ट इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट। इवेल्युएट द ट्रांजैक्शन विद ओटीएल एंड डिस्कस द ऑडिट इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। देखिए वो वही रिक्वायरमेंट उसकी रूटीन की, क्या? इवेल्युएट कीजिए और इश्यूज आइडेंटिफाई कीजिए। यानी हमने ये देखना है इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, इसमें कौन से चैप्टर का कौन से वाला इशू रेलिवेंट है। यहाँ रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट से हमें रिलेटेड पार्टी की कोई इंडिकेशन या गाइडेंस नहीं मिल रही, ये जहन में रखिएगा। पार्ट बी में कह रहा है डिस्कस द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन पार्ट। रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए क्या रिक्वायरमेंट टिपिकल है जैसी अमूमी तौर पे केस स्टडीज की होती है कि इश्यूज आइडेंटिफाई करो और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर बताओ। अब ये जो प्रोसीजर है मुझे बताइए, हमारे सिलेबस में हर दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये एग्जाम में भी इस तरह होगा, हर दूसरे क्वेश्चन में प्रोसीजर। लेकिन क्या ये प्रोसीजर किसी एक चैप्टर में डिस्कस हुए हैं? नहीं, गोइंग कंसर्न वाले प्रोसीजर गोइंग कंसर्न के चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, रिस्क वाले प्रोसीजर रिस्क वाले चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले में डिस्कस हुए हैं, कंफर्मेशन वाले कंफर्मेशन के चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, रिलेटेड पार्टी वाले रिलेटेड पार्टी के चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाले चैप्टर में डिस्कस हुआ है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा असूल प्रोसीजर किसी एक चैप्टर में डिस्कस नहीं हुए, ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर आपके लिए इनको याद करना जरूरी है। चल स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी अगेन आप देखें, आपको ये तो पता चल गया कि प्रोसीजर्स लिखने हैं, क्या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी लिखना है इसमें? मुझे बताइए जरा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अगर कोर्स ऑफ एक्शन होता
तो फिर हम सोचते हैं कि अगर रेलिवेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर तो इम्पैक्ट रिपोर्ट लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ रिस्क और इश्यूज और प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन अगेन डी रिक्वायरमेंट से भी आपको टॉपिक का नहीं पता चल रहा कि ये गोइंग कंसर्न वाला है, ये रिलेटेड पार्टी है कि कोई और। पढ़ते हैं तो अब जब रिक्वायरमेंट से नहीं पता चलेगा कहाँ से पता चलेगा हमें? इंफॉर्मेशन। योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ स्पेक्ट्रा पैकेजिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025. SPL is engaged in the manufacture and sale of industrial packaging materials and historically operates solely as a manufacturing entity. के पास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के तौर पे ऑपरेट करते रहे। ये क्या कर रहा है? वो नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है। SPL routinely undertakes internal research and development activities to support its manufacturing operation. रूटीन में उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ठीक है, अच्छा जरा मुझे बताइए, क्या हमारे ऑडिट के पेपर में वो अकाउंटिंग के इश्यूज को डिस्कस कर सकता है? बिल्कुल करता है। ये कब करता है? खास तौर पे रिपोर्ट वाली केस स्टडीज के अंदर डिस्कस करता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्क वाले टॉपिक में भी डिस्कस करता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के टॉपिक में भी डिस्कस करेगा। तो जरा मुझे बताइए, साथ साथ थोड़ा अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी रिफ्रेश करते जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड कौन सा भला? IS 38। स्टैंडर्ड का नाम याद होना लाजमी नहीं है, नंबर याद होना लाजमी नहीं है, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है ये याद होना लाजमी है। तो बताइए वो क्या कहता है? क्या रिसर्च को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? रिसर्च को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं? यस, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए क्या असूल है? क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। क्राइटेरिया याद है आपको क्या है? क्या है क्राइटेरिया? शाबाश बताइए। वाह, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, इंटेंशन टू सेल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रोबेबल बेनिफिट एक्सपेक्टेड। तो जब कोई काउंटिंग इशू आए, कोई केस स्टडी के अंदर, तो याद रखिए आपने उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट भी रिवाइज कर लेना है। जैसे अगर कभी गुडविल की बात हुई केस स्टडी के अंदर, तो आपने अपने जहन में क्या करना है? गुडविल का काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसको क्विकली रिवाइज कर लेना है। कोई बड़े बड़े केस स्टडीज क्वेश्चंस रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, क्या काउंटिंग के कंसेप्ट ऑडिट में पूछ सकता है? इसका जवाब है यस, पूछ सकता है। लेकिन अगला सवाल, क्या वो आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सॉल्व करवाएगा? नहीं। अकाउंटिंग के कंसेप्ट पूछेगा सिर्फ कंसेप्ट की हद तक, कैलकुलेशन उन कंसेप्ट्स की नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा तो इस एडिशन के अंदर हमने एक एडिशनल काम किया है लेटेस्ट एडिशन के अंदर, जो इससे पहले वाले एडिशन में नहीं था। वो क्या है? वो शायद आपने नोट किया हो। वो इस एडिशन के एंड पे आपको पेजेस मिलेंगे, बोनस चैप्टर मिलेगा, एक बोनस चैप्टर। जरा देखिए, इस बोनस चैप्टर का नाम क्या है? IFRS concepts examinable in audit case studies। ऑडिट की केस स्टडीज के अंदर IFRS के कौन कौन से कंसेप्ट है जो एग्जाम, देखें नजर आया? जो स्टूडेंट्स प्रीवियस एडिशन यूज कर रहे हैं वो इस वाले पेज को लाजमी ले लीजिए, बल्कि भाई ये पेज जो है वो शाम तक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपने इस पेज को वक्तन फवक्तन रीड करते रहना। ये आपके काउंटिंग के कंसेप्ट हैं, आपने पढ़े होंगे, उम्मीद है जैसे ही पढ़ेंगे रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। वरना अगर आपको समझ ना आए कुछ कंसेप्ट की, जिन कंसेप्ट की समझ आए उन्हें टिक करें, जिन कंसेप्ट की समझ नहीं आई क्रॉस करें। तो जो आपके मुश्किल कंसेप्ट आपको लगेंगे हम उसको क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्लास में कंसेप्ट डिस्कस होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अकाउंटिंग के कंसेप्ट डिस्कस होंगे। अकाउंटिंग क्यों? क्योंकि ऑडिट की केस स्टडी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता अकाउंटिंग का कंसेप्ट डिस्कस करवाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको? ये पेज क्या करना है आपने? रीड करना है, बार बार क्या करना है? रीड करना है, जो कि आपने नहीं करना। जब आपको कलब के एग्जाम्पल्स जो एडजस्टिंग इवेंट्स की सिखाई, लिखवाई भी थी ना, एक एक करके लिखवाई भी थी, आप वो नहीं याद कर सके तो ये कहां से करना आपने? तो करेंगे जी याद, पक्की बात है, इसको पढ़ लेंगे। ये खास तौर पे इस एडिशन में हमने इसी वजह से इंक्लूड किया ताकि आपके लिए आसानी हो। ये ना हो कि काउंटिंग के सारे नोट्स आपको दोबारा रिवाइज करने पड़े, नहीं, सिर्फ ये याद कर लीजिए, ये बोनस चैप्टर है। ठीक है, तो ये बोनस चैप्टर अच्छी चीज है कि बुरी चीज? किन का थे? अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। तो अब आप पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी आपको। तो चलिए, ये रिसर्च से मुझे याद आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, प्रोजेक्ट चलाता है तो कोई बात नहीं ना, ठीक है,
इसमें कोई मसला नहीं। यहां तक उसने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में। During the audit, management disclosed that one of SPL's director hold a significant interest on Orient Trading Private Limited (OTL). ये इंफॉर्मेशन हमारे यहां से क्या पता चल रहा है? इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है? ये रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डायरेक्टर एक डायरेक्टर है कि मैनेजमेंट में पर्सन हो, डायरेक्टर हो, उसका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो, इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो, तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से क्या रिलेटेड पार्टी बन जाती है? बिल्कुल। उसने लफ्ज थोड़ा सा ना वेरी क्लियर नहीं रखा। अगर वो कहता ना कि उसका कंट्रोल है, अगर वो कहता कि उसका इंटरेस्ट है, ये इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल का लफ्ज इस्तेमाल करता, इन्फ्लुएंस का लफ्ज इस्तेमाल करता, कहता कॉमन डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में, कहता शेयर होल्डर है 20% या उससे ज्यादा, तो हम क्लियरली पिक कर लेते कि ये रिलेटेड पार्टी है। लेकिन उसने थोड़ा सा चीजों को एम्बिगुअस रखा। लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? जनरल सा, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। तो क्या सिग्निफिकेंट, एक डायरेक्टर का, मेजॉरिटी शेयर होल्डर का, की मैनेजर का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो दूसरी कंपनी में, इस सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट के लफ्ज से आपको पता चल गया कि रिलेटेड पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कॉमन मैनेजमेंट हो रही है, कॉमन शेयर होल्डिंग टाइप की चीज हो रही है। तो इस लाइन से क्या पता चला कि ये OTL और SPL रिलेटेड पार्टी है। बताए कितने स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया था इसको पढ़ के? मैनेजमेंट फर्दर इन्फॉर्म्ड द ऑडिट टीम दैट ड्यूरिंग द ईयर SPL transferred an ongoing research and development project relating to a new biodegradable packaging material to OTL as part of strategic realignment of group activities। उसने क्या किया है, अपना एक कोई प्रोजेक्ट था बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल का, उसको क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया किसको? OTL को। अब देखिए, मुझे बताइए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है ये, क्योंकि रिलेटेड पार्टी, क्या हमने जो रिस्क पढ़े हैं उनमें से कोई रिस्क इसमें अप्लाई हो रहा है? कौन सा रिस्क अप्लाई हो रहा है? हाँ, अच्छा, क्या इसमें वो होगा कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाइड बाय, वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैनेजमेंट खुद से आइडेंटिफाई। क्या इसमें वो प्रोसीजर आएंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी? वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो तो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने से पहले परफॉर्म होते हैं। ये तो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो चुकी है, डन। तो इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो इतना परफॉर्म करने, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कौन से वाले? क्या पहले वाले कि नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट? नहीं, यहाँ पे ये लफ्ज क्या लिखा है? मैनेजमेंट फर्दर इन्फॉर्म, मैनेजमेंट इन्फॉर्म किया, ये वाला रिस्क नहीं आएगा। एग्रीड? कितने स्टूडेंट ने ये वाला रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया था? जरा बताइए। शाबाश। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्लियरली लिखा है मैनेजमेंट इन फर्दर इन्फॉर्म, मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर चुकी है। डूइंग द ऑडिट मैनेजमेंट डिस्क्लोज, मैनेजमेंट ने ही डिस्क्लोज किया है, वो रिस्क नहीं आएगा। तो फिर बताइए कौन सा रिस्क है? अब बाकी क्या हो रह रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। वो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं, क्योंकि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की जितनी भी कंडीशन थी, याद है, उनमें से कोई यहाँ पे डिस्कस हो रही है? तो नहीं है। बाकी दो रिस्क रह गए, कौन कौन से? आर्म लेंथ बेसिस वाला रिस्क और आउट। आर्म लेंथ बेसिस वाला रिस्क तब डिस्कस करना है जब मैनेजमेंट ने असर्शन या स्टेटमेंट दी होगी, लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पे बताइए, क्या ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? मैं कैसे मान लूं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ? उसने तो लिखा हुआ है रिसर्च एंड रूटीन में करता है, रिसर्च रूटीन में करता है, ट्रांसफर तो रूटीन में नहीं ना करता। तो क्या प्रोजेक्ट का ट्रांसफर होना ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? किधर लिखा है? एक तो अनयूजुअल है, ये आपको पता चल गया। क्या एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कोई इस तरह की एग्जाम्पल? हाँ, शाबाश। देखा, एग्जाम्पल पढ़ी हो ना, यानी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को किताब में पढ़ा हो, तो फिर आपको जजमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता चल जाता है ये एग्जाम्पल तो मैंने वहां पढ़ी हुई है। अगर वॉल्यूम 2 के सारी केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया हो, चलो आदि को रिटर्न कर लिया, आदि को पढ़ भी लिया हो, तो बहुत से केसेस के आपको पता है कि पास्ट पेपर्स की केस स्टडीज में होते हैं और वो दोबारा थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करके पूछ लेता है।
तो अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी पास्ट पेपर में उस तरह की केस स्टडी की, तो एग्जाम में फिर आपको जजमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भैया ये तो हमें डेवलपमेंट कॉस्ट वाला कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है कि कैपिटलाइज होगा कि नहीं। ये तो एक दफा पास्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डेवलपमेंट कैपिटलाइजेशन की एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, तो उसने सॉल्यूशन में लिखा था कि इसको एक्सपेंस आउट करना है वरना मिस स्टेटमेंट होगी। अब सवाल तो उसने चेंज किया है, कैसे है डेवलपमेंट कॉस्ट, अब कंडीशन, पहले कंडीशन नंबर 2 नहीं पूरी हो रही थी, अब कंडीशन नंबर 4 नहीं पूरी हो रही, लेकिन मेन कंसेप्ट तो वही है, क्या कि अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी डेवलपमेंट क्राइटेरिया की तो उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो नए तरीके से उसी कंसेप्ट को टेस्ट करेगा, आपको पता चल जाएगा ना ये कंसेप्ट। तो इसीलिए जितनी ज्यादा केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? ये बात जिस दिन समझ आ गई ना उस दिन हमारा पास इंशाल्लाह। क्या बात समझ आ गई भला, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पास होने के चांसेस, हर एक केस स्टडी के बाद आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके अच्छा, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है कि सर सारी केस स्टडी रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करने, सर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और 2 पेपर साथ में और भी हैं, R2 भी है साथ में और भी पेपर है, तो 3 पेपर है। अब हम सारा वॉल्यूम 2 तो नहीं रिटर्न अटेम्प्ट कर सकते, तो कोई बात नहीं, जो असाइनमेंट में दी जा रही है केस स्टडीज वो रिटर्न कर लें, या जो लेटेस्ट वाली हैं, समझ लीजिए हर चैप्टर के अंदर जो आधी लेटेस्ट वाली है आधी, वो रिटर्न कर लें, और जो आधी से ज्यादा पुरानी है जो 50% ओल्डर है वो क्या करें, कम से कम रीड कर लें, लेकिन हर केस स्टडी को कम से कम रीड किया हो। लेटेस्ट वाली को रिटर्न अटेम्प्ट कर लें, अगर तो सबको रिटर्न कर सकते हैं क्या ही बात है, क्या ही, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो क्या करें, कम से कम आधी रिटर्न कर लें लेटेस्ट वाली, और बाकी आधी क्या कर लें, रीड कर लें। तो देखा ये एग्जांपल हमने पढ़ी हो, जिस बच्चे ने एग्जांपल पढ़ी होगी उसको याद आ जाएगा भैया ये तो वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल बिजनेस में था कि आप रनिंग प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करते हैं। डन, आउटसाइड नॉर्मल को सब बिजनेस के प्रोसीजर फिट हो गए हमारे, क्या क्या प्रोसीजर थे याद है कि पूछ लूं, याद है क्या क्या प्रोसीजर थे? हाँ, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना था, बिजनेस रैशनल इवैल्यूएट करना है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंडिकेशन, शाबाश बिल्कुल। तो मुझे बताइए क्या ये जनरल प्रोसीजर ही, अब वॉल्यूम 1 में तो जनरल प्रोसीजर लिखे हुए थे, एज इट इज छाप दूं कि तरीके से छापना है, तरीके, हाँ जी, उसको इसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, ये इस प्रोजेक्ट की नेचर के साथ लिंक करना है। आगे चलते हैं। ट्रांसफर वाज कैरिड आउट एट मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर वाज रिकॉर्डेड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर। अब बताइए ये लाइन क्यों लिखी है भला उसने? हाँ, ये अब क्लियरली अब क्या उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे। अब देखिए उसने चलते चलते एंड में भी घुमा गया, आर्म लेंथ बेसिस का वर्ड यूज नहीं किया, मार्केट वैल्यू का वर्ड, क्योंकि आर्म लेंथ बेसिस का वर्ड यूज करता है फौरन हमें क्लिक हो जाता है ये वाला रिस्क है, उसने उसका अल्टरनेट टर्म यूज किया मार्केट वैल्यू, तो आर्म लेंथ बेसिस का मतलब मार्केट वैल्यू होता है। तो बताइए अब इसमें क्या वो आर्म लेंथ बेसिस वाले प्रोसीजर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, शाबाश। जर्नल छाप देंगे कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है भाई, कुछ बात समझ आई? तो मुझे कोई 1-2 प्रोसीजर बता दे स्पेसिफिक, जनरल वाले तो जो किताब में लिखे हैं वो तो आप लिख लेंगे ए ग्रेड, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर बता सकते हैं इस सिचुएशन में क्या परफॉर्म करेंगे जी? मार्केट वैल्यू एक्सपर्ट से कंफर्म, ये उन प्रोसीजर में लिखा हुआ था वो तो उसमें लिख देंगे, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन करवाए, एक्सपर्ट की कंपिटेंस को वैल्यूएट करना है, शाबाश, ये प्रोसीजर है। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये अच्छा प्रोसीजर है, रिलेटेड पार्टी का है, शाबाश। ये उन प्रोसीजर में नहीं था जो हमने वॉल्यूम 1 में पढ़े हैं, लेकिन अलग से हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन पे रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, शाबाश, गुड।
और कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर सोचे, सोचे आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और क्या यहाँ पे प्रोसीजर हो सकता है? शाबाश। देखे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो आपने वॉल्यूम 1 में दोनों रिस्क में प्रोसीजर पढ़े हैं ना, दोनों लिखेंगे तो ये 8 नंबर के लिए काफी है। 4 एक रिस्क के लिए, 4 दूसरे के लिए, काफी है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे अब कि मजीद स्पेसिफिक सिचुएशन के लिहाज से सोचें, जरा सोचे सोचे। और क्या हो सकता है? इनकम की रिकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में जो गेन लॉस है वो एडुकेटली रिकॉर्ड हुआ, कहते हैं बिल्कुल ठीक, शाबाश। और सोचिए और क्या प्रोसीजर? क्या एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए हमें? एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट को भी रीड कीजिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की जो, ये तो उसने बता दिया कि अमाउंट है, हाँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें अप्रूवल हुई हो उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक कर ले इस प्रोजेक्ट के ट्रांसफर के अप्रूवल के। हाँ, वो गेन या लॉस में रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने कंसीडर कर लिया हमने कि कैरिंग वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, गेन लॉस वाले प्रोसीजर में लिखते हैं। तो अब मुझे बताए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी 2-3 लिखने के काबिल हो रहे हैं आप? जनरल तो लिख ही देंगे हम जो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन जनरल प्रोसीजर में भी इंफॉर्मेशन केस स्टडी वाली यूज करनी है। क्या जनरल प्रोसीजर जो वॉल्यूम 1 में पढ़े हैं उसके अलावा एडिशनली केस के स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा जोर से सुनिए। एक स्टूडेंट ने, आखिरी बात कर रहा हूं, अगर ये समझ ली बात आपने, समझ लेके लेक्चर का आधा लेक्चर 50% हक अदा हो गया। ये रिस्क आए, एक स्टूडेंट ने जो रिस्क बुक में प्रोसीजर पढ़े हुए थे वो सारे एज इट इज लिख दिए, तो उसने 2 गलतियां की। फिर से सुने, ये केस स्टडी एग्जाम में आई, स्टूडेंट ने रिस्क सही आइडेंटिफाई कर लिए। 2 रिस्क, कौन से रिस्क? एक तो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और दूसरा आर्मलेस। रिस्क सही आइडेंटिफाई कर लिए, 2 नंबर मिल गए। प्रोसीजर में जो बुक में प्रोसीजर लिखे थे एज इट इज उनको 100% रिप्रोड्यूस कर दिया। उसने 2 गलतियां की। पहली गलती क्या की? जो प्रोसीजर लिखे उनको कस्टमाइज नहीं किया क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिहाज, पहली गलती। और दूसरी, कोई 2-3 प्रोसीजर जो एडिशनल स्पेसिफिक प्रोसीजर, जो एडिशनल प्रोसीजर स्पेसिफिक टू सिचुएशन, वो नहीं लिखे। क्या स्पेसिफिक टू सिचुएशन एडिशनल प्रोसीजर भी हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे रिलेटेड पार्टी है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन की भाई ने बात की, वो शायद उस लिस्ट में तो मौजूद नहीं है ना, लेकिन अलग से कंसेप्ट है कि रिलेटेड पार्टी पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि सर जब ये सेल हुआ है तो गेन या लॉस, उसने चूंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो इनकम रिकॉर्ड हुई है, तो गेन या लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, बताइए। क्या ये हमारे वॉल्यूम 1 वाले प्रोसीजर में लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन क्या केस में इस चीज का जिक्र हो रहा है? तो आपने इसको रियलाइज करना है, एज इट इज छापा नहीं मारना, वो केस स्टडी कम और रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है, ठीक है। नो डाउट मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर हमारे वॉल्यूम 1 से ही आएंगे, लेकिन आपने 2 चीजें हमेशा केस स्टडी में अपने जेहन में रखनी है। 2 चीजें हर केस स्टडी के अंदर, हर केस, इसको लिख लीजिएगा कहीं ताकि बाद में आराम से भूल जाए। क्या? एक, जब कभी प्रोसीजर आपने लिखने हैं, जब कभी केस स्टडी के प्रोसीजर लिखने हैं, पहला असूल, जो प्रोसीजर याद किए हैं उनको कस्टमाइज करना है। आपको पता भी चल जाए ना कि इस चैप्टर के इस जगह पे डिस्कस हुआ था, कंफर्मेशन में इस जगह पे डिस्कस हुआ था ये प्रोसीजर, तो आपने क्या करना है? उनको कस्टमाइज करना है। यानी सीईओ सीएफओ का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इश्यूज वो डिस्कस करते हैं। कस्टमाइज करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? आपने जब वो प्रोसीजर लिख ले उसके बाद कुछ एडिशनल प्रोसीजर सोचने हैं जो स्पेसिफिक टू सिचुएशन हो, ठीक है। तो 2 काम केस स्टडी प्रोसीजर ड्राफ्ट करते हुए, while drafting procedures of case studies, while drafting procedures of case study, we will consider following. पहला क्या है? कस्टमाइजेशन ऑफ मेमोराइज्ड प्रोसीजर। ये समझ आ रहा है मैं कस्टमाइजेशन का क्या मुराद है? कस्टमाइजेशन ऑफ
मेमोराइज्ड प्रोसीजर, और दूसरा क्या है कि स्पेसिफिक एडिशनल प्रोसीजर। अब स्पेसिफिक एडिशनल प्रोसीजर आपको केस की इंफॉर्मेशन बताएगी कि मजीद क्या क्या वकूआ हुआ है, उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होना। जैसे यहाँ पे उसने बताया केस से इंफॉर्मेशन से क्या कि एक्सपर्ट को रिकॉर्ड किया है, इस लाइन से पता चला एक्सपर्ट है, हमने कहा अच्छा उसकी रिपोर्ट भी पढ़ लो, उसकी कंपिटेंस भी चेक कर लो। ये हमारे एडिशनल स्पेसिफिक प्रोसीजर थे जो केस की एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें पता चले। इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे ऐड करता जाएगा हमारे प्रोसीजर भी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। बात समझ आ रही है? अगली बात, कंसीडरेशन को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया, इससे हमें फिर क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर कि इनकम स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डिंग है गेन या लॉ उसको भी चेक करना, वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जैसे बढ़ाता जाएगा स्पेसिफिक भी। बात समझ आ गई क्या? वाइल ड्राफ्टिंग प्रोसीजर फॉर केस स्टडीज दो चीजें क्या कंसीडर करनी है, नंबर 1 कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, नंबर 2 हाँ स्पेसिफिक एडिशनल प्रोसीजर। कस्टमाइजेशन एडिशनल पर याद रखेंगे इसको। चलिए अल्लाह करे। इस क्वेश्चन के अंदर और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। ओके नेक्स्ट केस। तो लेटेस्ट क्वेश्चन था ये, लेटेस्ट अब स्प्रिंग 26। कितने स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगा? हाथ उठाइए जरा। कितनों को? 3-4। कितनों को मॉडरेट लगा? ये कितनों को इजी लगा? चले यानी लगभग 20% के करीब हैं हमारे इजी वाले, 70% मॉडरेट वाले, 10% डिफिकल्ट वाले। ठीक है, ये तकरीबन मॉडरेट ही समझे इसको। ठीक है, प्रैक्टिस बहरहाल पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस ज्यादा की हो तो फिर ये क्वेश्चन इजी ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 था जी। चलिए क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव ट्रांजैक्शन एंड डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द ऑडिट टीम शुड। अच्छा अब ये देखें, कोर्स ऑफ एक्शन में बताया था ना, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता है प्रोसीजर के साथ। यहां पे उसने खास तौर पे कह दिया रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आर नॉट। क्यों खास तौर पे लिखा? क्योंकि उसे पता है कि हमें पता है क्या कि कोर्स ऑफ एक्शन इंपैक्ट। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आर। क्यों? क्योंकि उसे पता था लफ्ज प्रोसीजर में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने सिर्फ प्रोसीजर ही बताने हैं इसमें। वैल्यूएट करना है ट्रांजैक्शन को और प्रोसीजर भी बताने हैं। एक पहले वैल्यूएट का पार्ट अलग बनाता था, प्रोसीजर का अलग बनाता था, अब उसने एक ही पार्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। फिर क्या किया उसने? बी में स्टेट द रिप्रेजेंटेशन व्हिच योर फर्म शुड ऑब्टेन फ्रॉम बीसीएल। रिप्रेजेंटेशन क्या ऑब्टेन करनी चाहिए अभी हमें नहीं पता। वैसे हमें एक अनफेयर एडवांटेज हासिल है कि हमें पता है ये रिलेटिव पार्टी का टॉपिक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन सी आनी है? रिलेटेड पार्टी की। लेकिन एग्जाम में तो आप पता नहीं ना होगा आपको ये कौन सी वाली केस स्टडी है। तो स्टार्ट करते हैं। योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बाशु क्लॉथिंग लिमिटेड बीसीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 22। BCL is a manufacturer of active wear. The draft financial statements show profit before taxation of rupees 300 million. ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनी के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस लिए इंफॉर्मेशन देता है? मटेरियलिटी। कह रहे ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ऑफ रुपीज 0.3 million फ्रॉम शिगार प्राइवेट लिमिटेड इन जून 22। इट वाज ऑब्जर्व्ड, इसको अंडरलाइन करें। ये भी तो कह सकता था मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड, क्या नहीं लिख सकता था? लिख तो ये क्यों लिखा? सवाल ये है। हाँ डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अभी रिलेटेड पार्टी साबित नहीं हुई। एग्जाम में अभी चूंकि रिलेटेड पार्टी साबित नहीं, तो शायद आप इसको पहली रीडिंग में स्किप कर दे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। On inquiry, the management informed your team that this represents से, यानी जब आपने पूछा तो फिर मैनेजमेंट ने बताया जरूर, लेकिन कब बताया? पूछा, हमें आइडेंटिफाई करने के बाद। This represents receivable from SPL for management services related to supply chain management and human resource management। कहा जी उनसे हम सप्लाई चेन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं। Further inquiry revealed that SPL was referred to BCL by one of BCL's director who also holds same position in SPL। यह है केस स्टडी की सबसे अहम लाइन। One of BCL's director also holds same position in SPL। बताइए क्या पता चला?
ये रिलेटेड पार्टी है। तो इवेल्युएट द ट्रांजैक्शन समझ लगी। इवेल्युएशन में क्या लिखेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और साथ में इवेल्युएशन में कोई चीज लिखनी है क्या कि हाँ मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। This was because SPL is a new incorporated business and required assistance in setting up these departments. Evaluation में लिख लेंगे दो बातें, नंबर 1 रिलेटेड पार्टी है, नंबर 2 आइडेंटिफाई किया है। ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है, ये कैसे पता चला है? नहीं, SPL बेसिकली सर्विस रिसीवेबल है। अच्छा आउट रिसीवेबल है, पेबल नहीं है, ओके ठीक है। रिसीवेबल है SPL से, और SPL को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट और तो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा है? एक्टिव। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो गए। डन। 2 रिस्क आगे, कौन कौन से 2 रिस्क? शाबाश, ओके। अब मुझे बताइए प्रोसीजर लिखने आपने, इंप्लीकेशन रिपोर्ट नहीं लिखनी। प्रोसीजर क्या लिखेंगे? कम्युनिकेट। अच्छा वो जो 2 रिस्क के जो प्रोसीजर आ गए, डन, ओके ओके ओके। मेरा एक सवाल, एक स्टूडेंट ने दोनों रिस्क एज इट इज याद किए थे, 100% प्रोड्यूस कर दिए। जो याद किया सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? 2 गलतियां की। क्या? पहली गलती क्या की? प्रोसीजर को केस स्टडी के लिहाज से कस्टमाइज नहीं किया, और दूसरे एडिशनल स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या हो सकता है? जैसे उसने ये जो मैनेजमेंट सर्विसेज की बात, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप? मैनेजमेंट सर्विसेज की बात लिख सकते हैं, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र कर सकते हैं। एडिशनल प्रोसीजर क्या लिख सकते हैं? एडिशनल डिस्कशन में आप ये कर सकते हैं एडिशनल प्रोसीजर में कि ये 0.3 मिलियन अमाउंट स्मॉल है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है, ये वैल्यूएट कर सकते हैं। और इसके अलावा उसने प्रॉफिट भी इसलिए दिया ना ताकि आप कंपैरिजन करके बताएं कि क्वांटिटेटिवली स्मॉल है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल। इसके अलावा और कोई एडिशनल प्रोसीजर इसमें आ सकता है? हाँ, कंफर्मेशन बेस्ड रिसीवेबल है, याद आ गया। शाबाश शाबाश, ये कंफर्मेशन कौन बोला? शाबाश। कंफर्मेशन का प्रोसीजर ये तो रिलेटेड पार्टी में हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन कंफर्मेशन वाले चैप्टर में तो पढ़ा है कि डेटर्स को क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे तो पढ़ा था कि छोटे छोटे डेटर्स को, सारे डेटर्स को सेंड करना लाजमी नहीं है, क्वालिटेटिव मटेरियल है। ये बात समझ आई? अब स्टूडेंट परेशान, स्टूडेंट आके कहने लगा सर रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है लेकिन सोल्यूशन में वो प्रोसीजर क्यों लिखा जो कि चैप्टर में है ही नहीं? तो बताइए क्यों लिखा? क्योंकि वो केस स्टडी में उसने उसका जिक्र किया, केस स्टडी में जिक्र किया। स्पेसिफिक बात समझ आ रही? 2 बातें, दुनिया की ऑडिट की कोई भी केस स्टडी जिसमें प्रोसीजर उसने रिक्वायर किए हुए, जब आप उसके प्रोसीजर लिख लेंगे 2 बातें जहन में रखेंगे, क्या? कस्टमाइज, एडिशनल। अभी आप इतना भी रूल याद रख ले तो काफी है। कस्टमाइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके, और एडिशनल प्रोसीजर भी प्रैक्टिस करके ये स्किल इंप्रूव होगी। लेकिन अभी इतना याद रखें कि आपने कस्टमाइज करना है, स्पेसिफिक एडिशनल प्रोसीजर लिखने हैं। डन जी, आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, रिप्रेजेंटेशन, कौन सी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है? 3 थी या 4 थी? अच्छा यहां पे मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें। अब टेक्निकल सवाल, एक यहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लिखा है, रिप्रेजेंटेशन 2 चार्ज विद गवर्नेंस लिखा है, या रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम BCL कंपनी लिखा है। फर्क पर क्या पड़ता है इससे? दोनों लिखने हैं। किन स्टूडेंट ने सिर्फ एक लिखी है? जरा जरा हाथ उठाए। वैल्यूएट क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वैसे पूछ रहा हूं किन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स थे। चलिए, तो यहाँ पे अगर कहता फ्रॉम मैनेजमेंट तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, कहता फ्रॉम 2 चार्ज विद गवर्नेंस सिर्फ वही बात करते हैं। जेनेरिक कंपनी का वर्ड यूज किया तो कंपनी के मतलब जो है कंपनी के अंदर पोजीशन, उनसे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव अरेंजमेंट
एंड डिस्कस प्रोसीजर विच शुड बी परफॉर्म बाय द ऑडिट सीनियर। इवैल्यूएट, देखिए रिक्वायरमेंट से अंदाजा नहीं हो रहा कौन सा टॉपिक है चैप्टर, लेकिन फिर कैसे अंदाजा होगा? तो अब इस तरह की अगर स्टेटमेंट आएगी तो एग्जाम में परेशान तो नहीं हो जाएंगे, भाई पता ही नहीं चल रहा, हमारी तैयारी लगता है ठीक नहीं है। नहीं, हमें पता चल गया ये नॉर्मली जब वो रिक्वायरमेंट को इंफॉर्मेशन के अंदर छुपाता है ना, अलग से नहीं देता रिक्वायरमेंट, तो फिर जब उसने इंफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट को छुपाता है तो जो रिक्वायरमेंट में वो जेनेरिक बात करता है कि बताओ एलिएट करो सिचुएशन को, जेनेरिक बात, प्रोसीजर बताओ, अभी बता देते। During the audit of Tither Limited, the audit senior noticed that in one of the floors of office building, a business other than that of TL was being run. कोई और बिजनेस भी कंपनी के एक फ्लोर पे कोई और बिजनेस भी चल रहा था। On inquiry with TL's management, it was identified that floor was given to the daughter of a director. Daughter of a director कुछ क्लिक हुआ क्या? Related party. For 6 months for running her online business उसको दिया, तो ये रिलेटेड पार्टी हो गई। और जो इसको रेंट दिया ये क्या, ये सॉरी ये जो बिल्डिंग दिया ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। हल्का सा मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये टीथर लिमिटेड जो है ये क्या कर रहा है, उसने नेचर ऑफ बिजनेस बताया है? नहीं बताया, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताया ना उसने टीथर का। तो थोड़ा सा ना मुझे एम्बिग्विटी है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि शायद ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, लेकिन चूंकि नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताया तो यहां तक रुक के मुझे अभी कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म हो गया रिलेटेड पार्टी है, ये भी कंफर्म हो गया रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन भी हुई है, ट्रांजैक्शन की नेचर नहीं। अब देखिए आगे, इसलिए उसने अगली बात भी लिखी है क्या? नो रेंट इज बीइंग चार्ज्ड एज इट हैज बीन ए वेकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू टीएल। कोई रेंट चार्ज नहीं कर रहे। अब बताइए क्या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल। उसमें लिखा हुआ था निशानियों में, क्या लिखा हुआ था? नो का। देखे वो एग्जांपल्स पढ़ी हो तो उन्हीं एग्जांपल से केस स्टडी बन रही है कि नहीं बन रही, और जिसने एग्जांपल पढ़ी ना हो वो फिर एग्जाम में बैठ के अपनी जजमेंट अप्लाई करेगा कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ लेके जाऊं या इसको मैं वो ट्रांजैक्शन नॉट आर्म लेंथ बेसिस पे लेके जाऊं या किसी और साइड में। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि एक प्रोसीजर तो कंफर्म लिखने है, कौन से? अगर ये लिस्ट याद नहीं ना की होगी तो वो वाला स्टूडेंट सिर्फ वही प्रोसीजर लिखेगा, कौन से वाले? नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस वाले या आर्म लेंथ बेसिस, ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट याद की हुई है तो हमें पता होगा क्या? नॉट आइडेंटिफाइड। ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला केस है, वो भी केस है। और दूसरा कौन सा केस है भला? क्यों? ऑडिट सीनियर नोटिस्ड। तो इसमें कौन सी वाली दो सिचुएशंस एवेल्युएट हो रही हैं? एक आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कैसे पता चला? नो रेंट इज चार्ज से। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे पता चला? नो रेंट इज चार्ज। और रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय मैनेजमेंट, ये कैसे पता चला? क्लियर? अब उसके प्रोसीजर लिख देंगे, कस्टमाइज कर लेंगे। क्या यहां पे वाले प्रोसीजर आने चाहिए? वो नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस वाले क्यों नहीं आने चाहिए बोला? हाँ, वो दर्शन नहीं है ये चीज, ठीक है, दर्शन। अच्छा बताइए, क्या एज इट इज प्रोसीजर लिख देंगे कि कस्टमाइज करेंगे और स्पेसिफिक एडिशनल प्रोसीजर भी होंगे? हाँ जी, स्पेसिफिक या कस्टमाइजेशन में क्या बात करेंगे हम? रिलेट करेंगे इसको। कौन से वाले को? ये जो है इस ट्रांजैक्शन को, कि फ्लोर ट्रांजैक्शन है, इसको आपने केस स्टडी के अंदर यूज करना है। रिलेटेड पार्टी का लफ्ज नहीं आना चाहिए आपके सोल्यूशन के अंदर, हालांकि वाली मान में उसने रिलेटेड पार्टी का लफ्ज जिक्र किया है। क्या लफ्ज आना चाहिए? डॉटर ऑफ डायरेक्टर। ये है कस्टमाइजेशन। बेसिक प्रोसीजर वही है लेकिन इंफॉर्मेशन कौन सी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वर्ड नहीं आना चाहिए। क्या वर्ड आना चाहिए? ये क्या है? रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फ्लोर,
रेंडिंग ऑफ फ्लोर का लफ्ज आना चाहिए। भाई समझ रहे हैं? रिलेटेड पार्टी जेनेरिक टर्म यूज नहीं करनी, कस्टमाइज करना है स्पेसिफिक नेम के साथ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जेनेरिक वर्ड यूज नहीं करना, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन दिया उसको यूज करना। कोई एडिशनल इसमें भी लिख सकते हैं, एडिशनल जरा बताएं। वैसे तो सफिशिएंट है मेरा ख्याल है, 9 के साथ 2 नंबर आइडेंटिफाई करने के होंगे, 7 बाकी, लेकिन फिर भी एडिशनल प्रोसीजर में क्या हो सकता है जरा एक दो बताएं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है रिलेटेड पार्टी के वाले से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन करते हैं। और क्या हो सकता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक कर लेंगे। टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वैसे हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ही है। मिनट्स ऑफ मीटिंग है स्टैंडर्ड प्रोसीजर में, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी है, हाँ जी बिल्कुल है। तो चले एक भी हमने एडिशन आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक है, क्योंकि जो कोर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो भी सफिशिएंट है मार्क्स को देखते हुए। क्लियर? तो आज की इतनी हमारी हमने केस स्टडी 3 केस स्टडी डिस्कस की हैं। उनमें से आपने सिर्फ घर वाले पूछे भाई ऑडिट सिखाने के लिए भेजा था, क्या सीख के आए? आपने कहना है आज की सबसे अहम चीज क्या सीख के आए हैं भला? केस स्टडी के प्रोसीजर्स को कस्टमाइज भी करना है और स्पेसिफिक एडिशन, बस ओके, तसल्ली होगी मेरी। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक इजी है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों इजी है भला? पढ़ा हुआ है। 3 कंसेप्ट है। अंडरस्टैंडिंग मिस स्टेटमेंट, इसमें हमने क्या करना है, मिस स्टेटमेंट वाला टॉपिक है। क्या देखना है मिस स्टेटमेंट क्या होती है, कितनी किस्म की होती है, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें तो क्या करना होता है। यहां पे आपको बेसिक बताएगा मिस स्टेटमेंट होती क्या है उसके बारे में। यहां पे बताएगा अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या बताएगा, आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है। और 3 में बताएगा कि मिस स्टेटमेंट किस किस को कम्युनिकेट करनी है, इसके हवाले से रिप्रेजेंटेशन क्या ऑब्टेन करनी है, और डॉक्यूमेंट कौन सी चीजें करनी है, मैटर कौन से डॉक्यूमेंट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है मिस स्टेटमेंट सुने क्या है। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है और जो फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है, अगर दोनों में फर्क हो वो मिस स्टेटमेंट है। यानी फ्रेमवर्क ने कुछ और रिक्वायर किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ हो रहा है, यही है मिस स्टेटमेंट। क्या है मिस स्टेटमेंट? फ्रेमवर्क कुछ और कह रहा है। जैसे फ्रेमवर्क ने कहा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तब चाहे यूज ना भी करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टर ने बोला हमने एसेट को यूज ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करे, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने इसको सेल्स में क्लासिफाई करना है, डायरेक्टर ने बोला हम अदर इनकम में करेंगे। स्टैंडर्ड ने बोला अगर फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है तो एक्सपेंस आउट करो, रिपेयर को एक्सपेंस आउट करो। डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं, एक्सपेंस आउट करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो बताइए रिपेयर एक्सपेंस को एसेट में क्लासिफाई कर देना, कैपिटलाइज कर देना, सेल्स को अदर इनकम को सेल्स में क्लासिफाई कर देना, ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, प्रेजेंटेशन रेयर एग्जांपल है। प्रेजेंटेशन ठीक ना होना, स्टैंडर्ड ने कुछ और प्रेजेंटेशन बोली, मैनेजमेंट कुछ और। स्टैंडर्ड ये कह रहा है पहले नॉन करंट एसेट लिखो फिर करंट एसेट लिखो, उधर इक्विटी लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। मैनेजमेंट ने कहा हम ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम एसेट्स तो पहले नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज में पहले करंट और फिर नॉन करंट। अमाउंट वगैरह सारी ठीक होंगी, कैटेगरी ठीक होगी, प्रेजेंटेशन में फर्क आ गया। क्या ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? ये भी मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट अमाउंट की भी हो सकती है, क्लासिफिकेशन की भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन की भी हो सकती है, और डिस्क्लोजर की भी हो सकती है। डिस्क्लोजर में क्या, स्टैंडर्ड ये कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करो, हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया, या डिस्क्लोज किया तो गलत किया। गोइंग कंसर्न इश्यूज को डिस्क्लोज करना होता है क्या नहीं करना होता? गोइंग कंसर्न इश्यूज हम डिस्क्लोज ही नहीं किया या किया तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट कहां कहां हो सकती है? अमाउंट्स में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स में। ठीक है, ये आगे ये वाला काट दीजिए, तो डुप्लीकेशन हो रही है, इसको काट दें। मिस स्टेटमेंट पता चल गया क्या है?
मिस स्टेटमेंट एरर भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है। क्या फर्क है दोनों में? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो मैनेजमेंट ने ठीक ना की हो। बिल्कुल है, यही कंसेप्ट है। हमारी रिपोर्ट पे इंपैक्ट के लिए हम किसको वैल्यूएट करते हैं? ऑल मिस स्टेटमेंट, करेक्टेड मिस स्टेटमेंट या अनकरेक्टेड? अनकरेक्टेड। रिपोर्ट पे इफेक्ट किस, जब हम देख रहे होते हैं रिपोर्ट मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि इमटेरियल के परवेसिव, तो कौन सी मिस स्टेटमेंट देखी जाती है? करेक्टेड, अनकरेक्टेड के ऑल? अनकरेक्टेड। इसलिए आपको अनकरेक्टेड का बताया। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या मुश्किल कंसेप्ट है कोई? ये कौन सी मिस स्टेटमेंट होती है? मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की। टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट, अच्छा ये टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट थी इंटेंशन की बेस पे एरर या फ्रॉड। ये भी एक तरह से उसने सोर्स बोला हुआ है, ये भी टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट है। सोर्स का लिए टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट कौन सी है? जो ऐसा फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट ऐसी मिस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसे दुनिया का कोई पर्सन डिबेट नहीं कर सकता जिसके ऊपर। जैसे सेल्स 1000 की 10,000 की रिकॉर्ड कर ली, दुनिया का कोई पर्सन डिबेट नहीं करेगा कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। ठीक है, ये होती है फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट। मैं कहूं इस भाई के 2 सर हैं, ये मेरी बात सही है कि गलत है? और फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है, इस पे कोई भी आर्गू नहीं करेगा। जो भी देखेगा कहेगा सर जी क्या बात कर रहे हैं, एक ही सर है उसका। लेकिन अगर मैं कहूं ये भाई बहुत नेक इंसान है, ये जजमेंटल है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, इसको आप ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं कर सकते। तो कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसी होंगी जिनमें फैक्चुअल एरर होगा, कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसी होगी जिनमें जजमेंट्स का फर्क होगा। जैसे मैनेजमेंट के ख्याल में बैड डेट नेक्स्ट ईयर में होंगे 2%, हमारे ख्याल में 10% होंगे। ये जजमेंट है, क्योंकि होंगे कितने ये तो पता चलेगा फ्यूचर में। मैनेजमेंट भी अंदाजा लगा रही है, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं। तो जो अंदाजे की गलती होती है ये क्या कहते हैं? जजमेंट। लेकिन जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, अगर मैनेजमेंट ने वो गलत रिकॉर्ड किया हो, वो कौन सी मिस स्टेटमेंट होगी? वो कौन सी मिस स्टेटमेंट? किधर पहुंचा हुआ मेरा भाई, किधर है? वापिस आ जाए, इधर नहीं है, ज़हनी तौर पे इधर आ जाए। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट कौन सी है? जो कंफर्म हो, जो फैक्ट है। फैक्ट क्या है भाई? 100 की सेल हुई, 100 की रिकॉर्ड होनी चाहिए, फैक्ट है। 100 की सेल हुई, कंफर्म हो चुका है ना, वो चीज जो कंफर्म हो चुकी है वो फैक्ट है। तो अगर फैक्ट को गलत रिकॉर्ड करेंगे वो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है। सैलरीज पे की 10 मिलियन की, कंफर्म हो चुका 10 मिलियन है, उसको 14 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे, वो कौन सी मिस स्टेटमेंट है? फैक्चुअल। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो कंफर्म नहीं होता, अंदाजा लगाया होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, वारंटी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये चीजें जजमेंटल है। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कौन सी होती है? सैम्पलिंग में पढ़ा था, जो सैंपल की बेस पे प्रोजेक्ट की जाए। याद है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट? हो नहीं सकता याद हो आपको, याद तो उसको जो रिवाइज करता है। कितने स्टूडेंट ने सैम्पलिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना जब से, उसके बाद एक दफा भी सही, सिर्फ एक दफा भी सही उसको रिवाइज किया, पढ़ा है? ये लेके 3-4 स्टूडेंट है। हालांकि हर हफ्ते आपने वीकेंड के ऊपर वो सारे प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करने होते हैं, सारे ना सही कुछ आधे कर लें, कोई रोज के 1-1, 2-2 करते जाए रिव्यू, क्योंकि जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे टाइम कम लगता जाता है। क्या बचपन में कहानी पढ़ी थी, क्या आपको सुनाऊं? फायदा कोई भी नहीं है सुनाने का, जो कहानी बस कहानी रह जाएगी, उसमें सबक नहीं आपने लेना कोई, ऐसा ही है ना? लेंगे। एक आदमी भैंसा उठा के लेके जा रहा था कंधे पे। भैंसा समझते हैं? भैंसा, भैंस से भी भारी। भैंस, गाय भैंस सुना हुआ है? देखने वाला हैरान, वो कहने लगा भैंस इतना भारी, ये तूने उठाया कैसे? कहने लगा इसमें कौन सी कमाल की बात है? बंदा परेशान, कहने लगा नहीं मुझे बताओ। जिस आदमी ने भैंसा उठाया था वो कहने लगा तुम सीए के स्टूडेंट तो नहीं हो? कहा सीए का स्टूडेंट, ऑडिट तो नहीं पढ़ रहे? ऑडिट पढ़ रहा हूं। रिवीजन नहीं ना करते होते? हाँ। फिर आगा ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चला?
उसने कहा पहले जो तुमने सवाल पूछा है उसका जवाब ले लो कि मैं ये भैंसा क्यों उठाया, मैंने कैसे मैं इतना शक्तिशाली हो गया कि ये भैंसा उठा। कहता है जिस दिन ये भैंसा पैदा हुआ था ना, उस दिन उसका वजन था थोड़ा सा, चंद किलो का। मैंने उस दिन इसको उठाया अपने कंधे पे, फिर उसके बाद रोज इसको अपने कंधों पे उठाता रहा हूं। जैसे जैसे भैंसे का वजन बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा स्टेमिना भी बढ़ता गया। अगर रोज ना उठाता, तुम्हारी तरह होता, तो फिर मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता था। मुझे बताइए, क्या आपको ये आर्गुमेंट समझ आ रहा है कि जैसे जैसे भैंसे का वजन बढ़ता गया वैसे वैसे उसे रोज उठाने वाले का स्टेमिना भी बढ़ता गया। उस आदमी ने कहा ये तो समझ आ गया कि भैंसा क्यों उठाया, ये कैसे पता चला कि रिवीजन हम नहीं कर रहे? ने कहा क्योंकि अगर आप रिवीजन करते तो आपको पता होता कि हर वीकेंड पे ऑडिट की रिवीजन करनी है, ताकि जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता जाए ना, सिलेबस ज्यादा होता जाएगा लेकिन आपका स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा, आप रिवीजन जल्दी करने के काबिल हो जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि 8 घंटे के अंदर पूरा बुक रिवाइज कर लेंगे, 8 घंटे के। लेकिन ये कब होगा? जब आखिरी दिन भैंसे को उठाने लगेंगे तब होगा। तब भैंसे ने करीब भी नहीं आने देना, उड़ा के रख देना आपको उसने। तो आखिरी दिन ये जो पूरा भैंसा है हमारा सिलेबस, इसको कौन से वाला स्टूडेंट उठाने के काबिल होगा 8 घंटे के अंदर? कौन से वाला? जो कि हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता रहे, पढ़ता रहे, रिवीजन करता रहे। भाई अब बात समझ आई आपको? क्या समझ आई? हाँ जी, कि आइंदा कोई भैंसा उठा के गुजर रहा हो तो उसे पूछना नहीं है ये क्यों उठाया है। ये समझ आई बात? 5 मिनट जाया करा दे, क्या करेंगे? कुछ फायदा हुआ? रोज का देखिए, रिवीजन, पहली रिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है, दूसरी रिवीजन में कम लगेगा, तीसरी रिवीजन में उससे कम लगेगा टाइम। ये लर्निंग करवा, ये सूल है, ठीक है? तो आप अभी रिवीजन करना शुरू कर दें। गलती करते हैं अगर आप कहते हैं आखिरी महीने में रिवाइज करेंगे। अक्सर स्टूडेंट आखिरी महीने में पूरा भैंसा बन चुका होता है, नहीं होता रिवाइज, नहीं होता, मान ले बात नहीं होता। तो आपको क्या करना है? साथ साथ रिवाइज आज से भी शुरू कर दें, आज से भी शुरू कर दें। रोज का आधा चैप्टर कर लें, रोज का आधा चैप्टर रिवाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें जरूर साथ। मत करंट टॉपिक भी करें। और किसी ने असाइनमेंट नहीं दी, असाइनमेंट 3 क्वेश्चन थे, मेरा नहीं ख्याल आधे घंटे पौने घंटे से ज्यादा टाइम लगा होगा आपका। 1.5 घंटा लगा, खुदा का खौफ कर भाई। अच्छा इची बिची की है फिर 1.5 घंटा, चले 1.5 घंटा भी लग गया तो भाई 10-15 मिनट 20 मिनट प्रीवियस टॉपिक भी कोई चैप्टर रिवाइज कर लें। बहरहाल भाई ये टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट समझ आ गई। अब उसने क्यों बताई टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट? इस वजह से फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट तो आसानी से साबित हो जाती है। आपके साथ जब क्लाइंट झगड़ेगा ना, झगड़ेगा, फैक्चुअल वो जजमेंटल मिसस्टेटमेंट में झगड़ेगा, इसको साबित करना मुश्किल होता है। क्लाइंट के साथ हमारी जितनी लड़ाइयां होती है ना, वो जजमेंटल मिसस्टेटमेंट की वजह से। फैक्चुअल पे क्लाइंट लड़ाई नहीं करता, उसको भी पता होता है फैक्ट। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आपको पता है, ये हम क्लाइंट को कम्युनिकेट करते ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होनी। ये इसकी वजह से तो हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं हमें प्रोसीजर मजीद बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है? ये हमारे लिए है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ये दोनों क्लाइंट के लिए है। ये क्लाइंट आसानी से मान लेता है, ये क्लाइंट नहीं मान, इसमें झगड़े होते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशहोल्ड। अभी तक आपने जो मिस स्टेटमेंट के लेवल पढ़े हैं ना, वो पता है क्या? सबसे हाईएस्ट वाला लेवल कौन सा है? परवेसिव। उससे नीचे वाला लेवल कौन सा है? मटेरियल। उससे नीचे वाला इमटेरियल। से नीचे भी एक लेवल है, उसे बोलते हैं क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशहोल्ड। क्लियरली, यानी अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 60 लाख की मिस स्टेटमेंट क्या होगी? बहन बोल, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 60 लाख की मिस स्टेटमेंट क्या होगी? इफेक्ट क्या होगा? परवेसिव होगा, 50% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा नहीं, बात ठीक ही है उन्होंने, बात मटीरियल भी है, क्योंकि जो परवेसिव होता है ना, मटेरियल भी तो होता है, लेकिन बात ही ठीक ही है, लेकिन बात आधी की है। शाबाश शाबाश, कंसेप्ट रिवीजन करनी है ना, रिवीजन करने वाली हुई है। आज बेहतरीन मौका मिल गया हमें, आज की रात और कल का पूरा दिन। तो
50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा की मिस स्टेटमेंट हो परवेसिव, 50% से कम 5% और 50% के दरम्यान में मटेरियल, यानी 1 करोड़ प्रॉफिट है, 60 लाख परवेसिव, 30 लाख मटेरियल, 3 लाख इमटेरियल और 300 इमटेरियल भी है। और ऐसा इमटेरियल है जो बिल्कुल ही छोटा है, जो बिल्कुल छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट्स होती है ना, चंद रुपयों की, चंद 100 रुपयों की, याद रखें उन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसे बोलते हैं क्लियरली ट्रिवियल लेवल। क्लियरली ट्रिवियल लेवल ऐसा लेवल होता है जिससे नीचे की मिस स्टेटमेंट को हमने कंसीडर ही नहीं करना, टोटली इग्नोर कर देना है। अहम बात सुने, इमटेरियल और क्लियरली ट्रिवियल में फर्क, ये बात समझ आ गई तो क्लियरली ट्रिवियल का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। इमटेरियल भी मटीरियलिटी लेवल से कम है, क्लियरली ट्रिवियल भी मटीरियलिटी लेवल से कम है, लेकिन क्लियरली ट्रिवियल इमटेरियल से भी बहुत ही ज्यादा कम है। ये वो लेवल है बिल्कुल चंद रुपयों की, समझे मिस स्टेटमेंट। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है ना, वो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकती हैं। लेकिन जो क्लियरली ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट है वो इतनी छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट है कि इंडिविजुअली भी इमटेरियल है और एग्रीगेट भी इमटेरियल है। ये फर्क है भाई, समझ आया? इमटेरियल और क्लियरली ट्रिवियल में क्या फर्क है? इमटेरियल क्या है? इंडिविजुअली इमटेरियल लेकिन एग्रीगेट होके मटेरियल। और क्लियरली ट्रिवियल क्या है? इंडिविजुअली भी इमटेरियल, एग्रीगेट होके मटेरियल। इनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है क्लियरली ट्रिवियल लेवल डिसाइड करो, इससे नीचे की अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको आपने क्युमुलेट भी नहीं करना, कहीं लिखना भी नहीं है, नोट डाउन भी नहीं करना, उसको इग्नोर मारो। क्लियरली ट्रिवियल समझ आया आपको? ये इमटेरियल के बराबर होता है या उससे ज्यादा? उससे कम, बहुत ही कम। तो समझ आ गया मिस स्टेटमेंट? अब बाकी आगे तो बहुत आसान, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कोर्स ऑफ एक्शन में कि मिस स्टेटमेंट सामने आए तो क्या करना है। जितनी भी मिस स्टेटमेंट सामने आएगी क्या करना है? सबको एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर ले एक सफे के ऊपर। उस सफे को क्या कहते थे? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल। भूल गए? पढ़ा था कभी ये क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल? ओके चले छोड़े, एक्यूमुलेट करना है ये समझ लें। और फिर कंसीडरेशन, जब मिस स्टेटमेंट इकट्ठे करते करते वो मटीरियलिटी लेवल के करीब पहुंच जाए तो फिर क्या करना है? फिर इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट मटीरियल होने वाली है। और जब मिस स्टेटमेंट मटीरियल हो जाए तो क्या रिस्क भी रिवाइज हो जाता है, याद है कि नहीं? रिस्क रिवाइज होगा तो हमारा प्लान भी रिवाइज होगा। तो जब कह रहा है जब मिस स्टेटमेंट आपके सामने है उन्हें इकट्ठी करते जाए, जब मिस स्टेटमेंट तादाद में बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आपको रिस्क भी रिवाइज, जब जो आपने मिस स्टेटमेंट क्युमुलेट की है वो मटीरियलिटी लेवल के करीब पहुंच जाए तो आपने क्या करना है? रिस्क को रिवाइज करना है। और मैनेजमेंट से कहना है सर अब तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गई, ऐप मैनेजमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गई। जब मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो जाए आपने अपना प्लान रिवाइज कर देना है, प्रोसीजर बढ़ाने हैं और मैनेजमेंट से कहना है सर इसको ठीक कर दे। मैनेजमेंट ठीक कर दे तो गुड, फिर आपने देखना है कहीं और मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मजीद दूसरे एरिया में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। और अगर मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट ना करे तो 2-4 भी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना, वो आ गया। ठीक है, एंड पे क्या करना है हमने? फिर रीअसेस मटीरियलिटी बिफोर इवैल्यूएटिंग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ठीक है, बिफोर इवैल्यूएटिंग अनकरेक्टेड, अनकॉर्नी स्पेलिंग आगे पीछे हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? बिफोर इवैल्यूएटिंग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ठीक है, और एंड पे क्या करें? डिटरमिन वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल। ठीक है, तरतीब से सुने, तरतीब से क्या हो रहा है यहाँ पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 तरतीब से बताने लगा। स्टेप नंबर 1, हमें जो मिस स्टेटमेंट्स मिली हमने उनको नोट करते जाना है, लेकिन किस मिस स्टेटमेंट को नोट नहीं करना? क्लियरली डन। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, मिस स्टेटमेंट नोट करते करते जब वो मिस मटीरियल बन जाए, मटीरियल बन जाए तो आपने पहला काम ये करना है कि चूंकि रिस्क और मटीरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है,
मटीरियल, तो फिर रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। मटीरियल मिसस्टेटमेंट सामने आ गई, रिस्क हमारा बढ़ गया, आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर को भी रिवाइज कर देना। डन। और एक एरिया में मटीरियल मिसस्टेटमेंट निकली तो क्या दूसरे एरियाज में भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट का चांस है? दूसरे एरियाज में भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। डन। फिर से सुने, मिसस्टेटमेंट सामने आई, नोट करते जाएंगे। अगर मटीरियल हो जाए, हमारा रिस्क रिवाइज हो जाएगा, ऑडिट प्लान रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने जब दूसरे एरियाज में भी देखना कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और फिर आगे चलते रहना है मजीद मिस स्टेटमेंट को। एंड पे जाके जब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का टोटल करना है और देखना है क्या मटीरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है। मटीरियलिटी रिवाइज हो सकती है ना, मटीरियलिटी टॉपिक में पढ़ा था। तो जब सारी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आपने नोट कर ली, एंड पे जाके मैनेजमेंट से कहना है सर इन मिस स्टेटमेंट को करेक्ट तो कर ले। मैनेजमेंट का अगर करेक्ट कर ले तो गुड, जब करेक्ट कर ले तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, मटीरियलिटी रिवाइज हो जाएगा। और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा, वो अगली बात है। ये वाली बात समझ आ गई आपको। और याद रखें, जब एंड में मिस स्टेटमेंट को वैल्यूएट करना है ना कि मटीरियल है कि नहीं, तो इसमें इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों को देखना है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को देखना है। ये बात भी हमने, और प्रायर एरर भी हो सकते हैं। ये अहम कंसेप्ट है आपके लिए नया। क्या पिछले साल की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो सकती है? इस साल की भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो सकती है। क्या इस साल क्लोजिंग पे जब हम देखेंगे कि जितनी भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो इममटीरियल है, मटीरियल के परवेसिव, जब ये देखना है तो सिर्फ इस साल की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखें कि पिछले साल की भी? पिछले साल की भी, दोनों। ये वो कह रहा है वैल्यूएट करो। डन। तो यहां पे क्या कह रहा है कि आपने देखना है मटीरियल, ये हमारा जो आखिरी स्टेप है, ये सबसे अहम है कि आपने यहां पे मिस स्टेटमेंट क्या किया, इकट्ठी की। यहां पे मिस स्टेटमेंट जब मटीरियल हो गई तो हमने प्लान को रिवाइज किया, यहां पे हमने मटीरियलिटी को रिवाइज किया, ये प्लान रिवाइज हुआ, मटीरियलिटी रिवाइज हुई। एंड पे जाके क्या किया, फिर वैल्यूएट करना है क्या कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, इममटीरियल के परवेसिव। जब ये डिसीजन करना है तो तीन चीजों को जहन में रखना है। नंबर 1, इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों को बेसिस पे देखना है। नंबर 2, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को देखना है। और प्रायर पीरियड के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का भी फैक्ट अगर आ रहा है तो उसको भी कंसीडर करना। डन। ये सीक्वेंस समझ आ गया। मिस स्टेटमेंट इकट्ठा करो, प्लान रिवाइज करो, मटीरियलिटी रिवाइज करो, और देखो इफेक्ट क्या है एंड पे। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या बता रहा है? मिस स्टेटमेंट को इकट्ठा करो, प्लान रिवाइज करो, मटीरियलिटी रिवाइज करो, और एंड पे देखो इफेक्ट क्या है। इफेक्ट में तीन चीजें देखनी है, इंडिविजुअली एग्रीगेट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अच्छा, अगर फर्ज करें यहां पे एंड पे मटीरियल बन रही है लेकिन मैनेजमेंट ने कहा नहीं करते करेक्ट, फिर क्या करो? दो शाफिक वर्नर्स को कम्युनिकेट करो। पहले मैनेजमेंट से कहो ए भाईजान ये मिस स्टेटमेंट सामने आई है, करेक्ट कर लो। मैनेजमेंट करेक्ट कर ले ठीक, नहीं करेक्ट करे दो शाफिक वर्नर्स को कम्युनिकेट करो यहां पे, और उन्हें बताओ सर अगर आप भी करेक्ट नहीं करेंगे ना तो हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। यहां पे मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा है? मैनेजमेंट को सारी मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है साथ साथ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर इसमें क्या कर रहे हैं हम? लास्ट ऊपर कहां छोड़ा था कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल है कि मटीरियल के परवेसिव। अगर मटीरियल है तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फिर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक कर लो। अगर नहीं करती तो दो शाफिक वर्नर्स को कम्युनिकेट करेंगे और कहेंगे सर ये आखिरी बात है, इसके बाद हम ओपिनियन मॉडिफाई करने लगे। ठीक है। और दो शाफिक वर्नर्स को क्या हमें मिस स्टेटमेंट की लिस्ट देनी चाहिए? हाँ जी, लिस्ट भी दे साथ। मटीरियल मिस स्टेटमेंट अलग अलग बतानी है, इममटीरियल मिस स्टेटमेंट को ऐड करके कंबाइंड एंट्री पास कर सकते, बता सकते हैं। तो क्या दो शाफिक वर्नर्स को सिर्फ नेट इफेक्ट बताएंगे मिस स्टेटमेंट का क्या है कि लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट भी?
इमटेरियल को टोटल कर ले, बाकी अलग अलग मिस स्टेटमेंट बतानी है। ये साथ में प्रैक्टिकली हम कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट को, पेजेस लगते थे साथ हमारे मिस स्टेटमेंट के कि सर ये मिस स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, बिल्कुल। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट से? ये उस सूरत में है जब मिस स्टेटमेंट इमटेरियल हो, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल होंगी ना तो फिर हमने रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, फिर रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। याद रखिए ये किस केस में है? जब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इमटेरियल। कहता है ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से कहो कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और एग्रीगेट इमटेरियल है, ठीक है। समरी अटैच कर दो, जितनी भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है मैनेजमेंट को भी समरी दे दो। और अगर मैनेजमेंट डिसएग्री करे तो फिर देखो कि रीजन देखो मैनेजमेंट ने क्यों डिसएग्री किया। बात होता है ना, जैसे जजमेंटल मिस स्टेटमेंट होगी जे, तो हमारे ख्याल में मिस स्टेटमेंट होगी, मैनेजमेंट के ख्याल में नहीं होगी, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट हमारी दी हुई लिस्ट से डिसएग्री करती है तो फिर हम उसकी रीजन जानेंगे क्यों डिसएग्री किया। डन। मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ले, और फिर एंड में क्या अपने पास डॉक्यूमेंट कर लेना। क्या रिलेटिव लेवल क्या था ये डॉक्यूमेंट कर लें, कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट क्युमुलेट की ये डॉक्यूमेंट कर लें, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, ये रूटीन के मैटर्स है। तो बताइए थर्ड केस में क्या हुआ तरतीब? सबसे पहले ऊपर जो हमने एंड पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के एंड पे मिस स्टेटमेंट के बारे में डिसाइड किया था, मटेरियल है या इमटेरियल है या परवेसिव है। अब क्या करना है उन मिस स्टेटमेंट को? कम्युनिकेट करेंगे। और फिर क्या करना है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है क्रेडिट कर दे। क्रेडिट कर दे तो ठीक, ना करे तो ठीक है। क्या सिर्फ ये बताएंगे मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं करी, मैनेजमेंट के लिस्ट भी देंगे? ओके। और फिर अगर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की तो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर, और अपने पास सारा रिकॉर्ड रख लेना है। हमारा क्लियरिटी लेवल क्या था, हमारा मटेरियलिटी लेवल क्या था, हमने कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, कौन सी करेक्टेड है, कौन सी अनकरेक्टेड है, और मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या थी। ये चीजें क्या करनी है आपने? डॉक्यूमेंट। डन। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तसल्ली से बताइए मुझे, क्या ये इजी था या डिफिकल्ट? कितने परसेंट कंसेप्ट नए थे भला? मेरा ख्याल है 80% तो पुराने था। जो नए कंसेप्ट हमने सीखे, एक सीखा इसमें क्लियरली ट्रिवियल, एक ये सीखा टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। वैसे ये पहले इनडायरेक्टली पढ़ चुके थे हम, ये सैम्पलिंग में पढ़ लिया था ये चैप्टर 2 में, लेकिन बहरहाल ये किसी हद तक नया है। क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड ये नया था, इसके अलावा ये नहीं नया, ये भी नहीं। हाँ, ये इसमें प्रायर पीरियड एरर वाला ये नया था कंसेप्ट। हालांकि मटेरियलिटी वाले चैप्टर में हल्का सा अंदाजा हमें हो गया था कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए प्रायर ईयर एरर लेस करते हैं, याद है कंसेप्ट? तो प्रायर ईयर एरर का हम यूज करते हैं, ये हमें पहले पता चल चुका था, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया ये नया कंसेप्ट है। और रिटन रिप्रेजेंटेशन ये नया कंसेप्ट है। शाबाश, 15-20% के करीब। क्लियर जी? चले, अब जो आपने केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करेंगे? प्रोसीजर में कस्टमाइजेशन स्पेसिफिक। अच्छा, चलते चलते 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए, आखिरी बात। अब आपकी चूंकि एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा हमने, ठीक है, क्योंकि अब समझ लीजिए सिर्फ आपका सेशन जो है वो तकरीबन 60% के करीब तो गुजर गया, 50-60%। बाकी 1.5 महीना रह गया ना सेशन एंड होने में, क्योंकि इस दफा जल्दी ही खत्म हो रहा है सेशन, पेपर भी जल्दी होने आपके। तो अब ना सिर्फ ये कि करंट टॉपिक बल्कि इसके साथ प्रीवियस टॉपिक की भी रिवीजन साथ साथ होनी चाहिए। तो हमने आपको रिटन असाइनमेंट तो करते ही हैं खुश होके, तो आपको एक ऑनलाइन असाइनमेंट शेयर की जाएगी, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट का काम रोज का, और उसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। आइडिया क्या है कि आप जो कुछ आप लेक्चर में पढ़ते हैं ना, उसमें पास्ट पेपर में जो जो कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं उनके छोटे छोटे हिस्से करके आपको उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। क्या आइडिया है? आइडिया क्या है? आज जो हमने लेक्चर पढ़ा, इस लेक्चर में से पास्ट पेपर में जो जो कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं उनके छोटे छोटे हिस्से करके
आपको ऑनलाइन टेस्टिंग कीजिए। ऑनलाइन टेस्टिंग में फायदा होगा, आपने सिर्फ टिक शिक करने होंगे, टक 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 टक, ज्यादातर इक्का दुक्का आपने शायद कुछ टाइप करना हो, ज्यादा टिक कर, तो आपने 10-15 मिनट के अंदर 20-25 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके, और वो भी एग्जाम लेवल के। ठीक है, तो वो आपको आज से एलएमएस का, आपकी एलएमएस के ऊपर, एलएमएस का अकाउंट है ना आपके पास, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास तो होगा, ऑनलाइन वालों के लिए भी है, ये आपके लिए भी। आपको एक सेक्शन क्रिएट करके उसके नीचे हम ऐड करना शुरू कर देंगे, आपको ग्रुप में भी मैसेज कर दे दिया जाएगा, वो भी आपकी लाजमी असाइनमेंट होगी। ठीक है, आपने लाजमी करनी है। डन। जब भी फ्री हो आप, 10-15 मिनट का टाइम होगा, 10-15 मिनट आप उसको दे, और उसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, कंसेप्ट टेस्टिंग होगी। तो रिटर्न असाइनमेंट आपकी, तो रिटर्न है ही, ये आपकी कौन सी असाइनमेंट होगी, रिटर्न नहीं, ऑनलाइन। यानी आपने सिर्फ डिसीजन करने होंगे, उसमें आपको डिसीजन करना सिखाया जाएगा कि केस स्टडी में कंप्लेक्स डिसीजन आपने कैसे करने हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अलग और फिर उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग अलग। क्लियर? आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? अपने अब बिजी रूटीन में से कोई 10-15 मिनट निकाल सकते हैं रोज के, कभी कभी 15-20 भी हो जाए तो खैर है, इतना 20 से ज्यादा इंशाल्लाह नहीं करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।